नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। समाजवादी पार्टी में सुलह के लिए बैठकों का दौर जारी। मतभेद पैदा करने के आरोपों से अमर सिंह का इनकार। रामगोपाल चुनाव आयोग को कल सौंपेंगे हलफनामा। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक को एनडीए सरकार का बताया ऐतिहासिक फैसला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोले अमित शाह, कर चोरी रोकने का दावा। नोटबंदी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन। डीएम कार्यालय का घेराव हुआ। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता हिरासत में। विकास दर के आंकड़ों में आधा फीसदी की कटौती। मौजूदा साल में 7.1% रहने का अनुमान। प्रत्यक्ष आय में 10% से ज्यादा के इजाफे का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस का स्पेक्ट्रम ट्रांसफर रोका। मालिक को 27 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। रद्द हो सकता है 2G लाइसेंस। और आइए देखते हैं पहली खबर। बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को ऐतिहासिक फैसला बताया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ये बात कही। बैठक में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो रही है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने किया। उद्घाटन भाषण में अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को साहसिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद, नक्सलवाद और ड्रग्स तस्करों की कमर टूट गई है। बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक नोटबंदी से कर चोरी रुकेगी और विकास के लिए ज्यादा रकम हासिल होगी। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, चारों चीजें और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये अगर सही मायने में देना है, 70 साल के भी बाद भी देश की यही हालत है कि यही प्राथमिकता हो गई है। और इसको अगर देना है तो उसके लिए ज्यादा पैसे सरकार के पास आने चाहिए, इसलिए कर चोरी रोकना है। बैठक में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव पर विस्तार से चर्चा हो रही है और प्रचार की रणनीति को आखिरी रूप दिया जाएगा। बीजेपी ने कहा कि नोटबंदी के दौरान जहां भी चुनाव हुए वहां बीजेपी को भारी सफलता मिली। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जहां कहीं हम चौथे नंबर पर भी नहीं रहते थे, दोनों जगह हम 2 नंबर पर आए। महाराष्ट्र, आसाम, चंडीगढ़, गुजरात, राजस्थान, यहां हमारा जबरदस्त विजय हुआ। कुल मिला के 10,000 सीटों पर चुनाव हुए। 8,000 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की। वहीं पार्टी को विस्तार देने के लिए कार्यकर्ताओं को 6 महीने उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां बीजेपी कमजोर है। हारी हुई लोकसभा सीटों पर भी कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओपिनियन पोस्ट के संपादक प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। और प्रणव गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि आज इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे। प्रणव, सबसे पहले आज भाषणों में तमाम बातें कही गई, लेकिन क्या बीजेपी के इस कार्यकारिणी में दोनों बड़ी चिंताएं दिख रही हैं, खासतौर पर नोटबंदी के बाद नफा नुकसान को लेकर ज्यादा आकलन और रणनीति? जी हाँ, देखिए, जो अध्यक्षीय भाषण था आज, उस पर भी सबसे ज्यादा जो बात हुई वो या तो नोटबंदी पर हुई या फिर जो पाकिस्तान पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका जिक्र उन्होंने ज्यादा किया। कुल मिला के पूरे जो भाषण के दौरान, उसके बाद भी जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया, राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने, उस पर भी, उसका भी जो फोकस है वो कुल मिलाकर यही था कि किस तरह से नोटबंदी के बाद जो स्थितियां पनपी हैं और खासतौर पर जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर नोटबंदी को लेकर जनता के बीच में जाकर ये इस तरह से जो पार्टी कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में जाए और इस बात को एक तरह से जागरूक किया जाए कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी,
काले धन को रोकने के लिए या फिर जो नकली नोटों के लिए, आतंकवाद के खिलाफ इस तरह का फैसला लेना जरूरी था। ये कार्यकर्ता जाएं और खासतौर उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं। लेकिन इसके अलावा दूसरे और ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर इस पूरी कार्यकारिणी में चर्चा हुई। कल आर्थिक जो प्रस्ताव है वो रखा जाएगा और उसमें और ज्यादा विस्तार से खासतौर पर नोटबंदी के बाद जो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था पर इसके होने वाले असर को लेकर भी चर्चा की जाएगी, इसका आकलन किया जाएगा और खासतौर पर जो बजट में किस तरह के प्रावधान होंगे उसको लेकर भी जो सदस्य कार्यकारिणी के वो अपना सुझाव रखेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इस कार्यकारिणी की आज की बैठक में हुई वो ये थी कि चुनाव सुधार को लेकर एक तरह से चुनाव सुधार को लेकर एक कमिटी बनाई गई है जो कि सुझाव देगी अपना कि किस तरह से चुनाव सुधार की दिशा में काम किया जाए। खासतौर पर एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने की जो बात चल रही है उस पर सुझाव देगी और साथ ही जो चंदे को लेकर राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसमें किस तरह से पारदर्शिता लाई जाए, इन सब मुद्दों को लेकर भी एक समिति बनाई गई है। चले प्रणव, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए। तो निश्चित शुक्रिया आपका प्रदीप जी, क्योंकि आप लंबे समय से बीजेपी को देखते रहे हैं, उनके अंदर की राजनीति और देश को लेकर उनकी राजनीतिक जो रणनीति रही है, इस कार्यकारिणी का महत्व 5 राज्यों के चुनाव ही दिख रहे हैं और ख़ासतौर पर मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश और पंजाब। देखिए कविन जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव की जहाँ तक बात है तो 1991 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जितना आत्मविश्वास में है उससे पहले कभी नहीं देखा गया। 91 के बाद भी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 176 सीटें 2 बार जीती, 93 और 1996 में। उसके बाद से ग्राफ पार्टी का नीचे गिरता ही गया। लेकिन 2014 की जीत को एक तरह से अपवाद मानना चाहिए। उस तरह का जन समर्थन फिर मिलने वाला है ऐसा नहीं लगता है। लेकिन कितना गिरेगा, सवाल बीजेपी के लिए है कि 2014 से कितना नीचे आएगी, वो उससे तय होगा कि उस चुनाव में पार्टी का क्या होगा। दूसरी बात है, सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी भी बनाने की कोशिश करेगी और विपक्ष भी, वो है नोटबंदी का। वो मुद्दा लोगों के बीच किस तरह से, एक बात तो जो स्पष्ट है जिस पर कोई मतभेद नहीं है वो ये कि इतना बड़ा इकोनॉमिक डिसरप्शन का प्रोग्राम हुआ और एक दुर्घटना नहीं हुई। लोगों ने, जिसने भी कहा, जिससे भी पूछा गया, ये कहा कि परेशानी है लेकिन काम अच्छा हुआ है। तो अब इसके 2 तरह के नतीजे हो सकते हैं। एक कि लोगों के मन में हो सकता है नाराजगी हो, बोल नहीं रहे हों, चुप हों, या जो वो कह रहे थे वो उनके मन की बात हो और उसका समर्थन कर रहे हों। तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव मुख्य रूप, वैसे तो बहुत से मुद्दे रहेंगे, जाति भी रहेगी, धर्म भी रहेगा, क्षेत्र के मुद्दे रहेंगे, उम्मीदवार का मामला रहेगा, पार्टी की नीति रहेगी, लेकिन नोटबंदी के समर्थन और विरोध ये एक तरह से मुख्य मुद्दा जो है, एक एंकर होगा जिसके इर्द गिर्द बाकी मुद्दे जो है जुड़े रहेंगे। और जो दूसरी बात प्रणव ने कहा कि चुनाव सुधार को लेकर और जो एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव की चर्चा चल रही है और प्रधानमंत्री ने कहा भी था जो 20,000 से कम चंदे को लेकर लगातार दलों पर एक तरीके से दबाव बन रहा है, क्या इस पर भी बीजेपी ने कमेटी बनाकर एक तरीके से वो बढ़त लेने की कोशिश कर रही है और दबाव फिर दूसरी पार्टियों पर होगा? कुछ इस तरह की रणनीति दिखती है जो कार्यकारिणी में कल शायद प्रस्ताव में पारित हो। बिल्कुल, देखिए दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से बोलते रहे हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ हों इस पर काफ़ी समय से बोल रहे हैं। चंदे की बात और राजनीतिक सुधार की बात अभी उन्होंने 31 अगस्त को जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया उसमें भी उन्होंने बोला, उससे पहले भी कुछ जगहों पर बोले। काले धन के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम के बाद लोगों के मन में ये बात है, राजनीतिक दलों पर दबाव है कि उनकी जो चंदा लेने की प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो। इसको अब राजनीतिक दल ज़्यादा समय तक टाल नहीं सकते और सत्तारूढ़ दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो पहल करे, इस मामले में रास्ता दिखाए, अपनी ओर से चुनाव आयोग को अपने सुझाव दे कि ये होना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसमें ये फैसला होना चाहिए। चंदे का मामला जब तक चुनावी चंदे का नहीं सुलझेगा, पारदर्शी नहीं होगा, आप कोई भी मुहिम चलाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, वो फलीभूत नहीं होने वाली है। अगर राजनीति में जो काला धन लगता है, भ्रष्टाचार का पैसा आता है, वो नहीं रुकता है। तो वो सबसे अहम है
और अगली कड़ी वही हो, अगला कदम सरकार का वही होना चाहिए कि चुनावी चंदा कैसे पारदर्शी हो। उससे राजनीति के प्रति लोगों में जो वितृष्णा का भाव आ गया है वो भी दूर होगा, साफ सुथरी राजनीति हो पाएगी। जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो भी चुनाव लड़ पाएंगे, चुनाव लड़ने के बारे में सोच पाएंगे, राजनीति में आने की सोच पाएंगे। अभी तो किसी भी आप ईमानदार शरीफ आदमी से कहिए दूर भागता है कि कहाँ इतना पैसा आएगा चुनाव लड़ने का। तो उसके लिए जो करना पड़ता है वो भी वो करने को तैयार नहीं है। तो ये कदम हमको लगता है सबसे अहम होगा। एक आखिरी सवाल सर कि इस टीम को अगर मैं कहूँ, नरेंद्र मोदी साहब और जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, नोटबंदी का फैसला भी कहा गया कि बहुत ही एक बड़ा रिस्क था, एक गैम्बल था जिसे इस टीम ने लिया है। अगला जो कदम जिसकी ओर इशारा कर रही है पार्टी वो चुनाव सुधार को लेकर है, 20,000 से कम चंदे को लेकर है, क्योंकि कई सारे जो नेता हैं दबी जुबान में कहते रहे कि इन कदमों का विपरीत असर भी दिख सकता है, लेकिन ये टीम रिस्क लेने से कतरा नहीं रही है। इसका इम्पैक्ट चुनाव में किस तरीके का दिखेगा फिर? देखिए, एक बात तो निश्चित है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि रिस्क, ये नोटबंदी का फैसला लेकर नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी दांव पर लगा दी थी। अगर ये इस तरह से होता कि लोग नाराज हो जाते, इसके खिलाफ खड़े हो गए होते, तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म भी हो सकता था। ये इतना बड़ा मुद्दा था। तो एक तो हिम्मत दिखाई। देखिए, नेता का मेटल टेस्ट होता है ऐसे क्राइसिस के समय में, और उसकी जोखिम लेने की क्षमता, जो यथास्थिति है उसको बनाए रखने में तो कोई भी सक्षम हो सकता है, चला सकता है, लेकिन जोखिम लेने की क्षमता कि जिसमें आर या पार का मामला हो, कि आप जा भी सकते हैं और आप बढ़ भी सकते हैं, तो वो लोगों को एक तरह से पसंद आता है कि नेता में ये क्षमता है जोखिम लेने की, कि अगर उसकी नीयत साफ लोगों को लगती है तो समर्थन मिलता है। तो इसलिए अगले कदम के बारे में भी मुझे लगता है कि जोखिम अगर होगा तो भी सरकार वो उठाएगी। बहुत देखना अहम होगा कि चुनाव की जो नतीजे हैं वो असल में किस तरीके से दिखाएंगे कि ये जो कदम था ये कितना जनता ने इसे स्वीकार किया और किस तरीके से जनता इसे मान रही। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पर दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई दिखती है। सुबह शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की, बाद में उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बनी और उसके चलते मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई। इधर रामगोपाल यादव कल चुनाव आयोग को अखिलेश का समर्थन करने वाले विधायकों और सांसदों का शपथ पत्र सौंपेंगे। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद को सुलझाने की शुक्रवार को फिर कोशिश की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने गए। अमर सिंह ने भी पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की। सुलह कराने में जुटे पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान भी मुलायम सिंह से मिले। मैं तो नेताजी से अपील करूंगा कि नेताजी उनसे बचिए, बेटा सबसे बड़ा होता है, ये लोग जो हैं ये उतने बड़े नहीं हैं, ये सब आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं। माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे के मसले पर अखिलेश यादव पूरा अधिकार चाहते हैं, साथ ही अमर सिंह को पार्टी से बाहर करने पर अड़े हैं। सबका मानना है कि मुख्यमंत्री की सलाह से ही टिकट वितरण होना चाहिए। उन्होंने पूरी के पूरे टिकट बांट दिए, हमारे कई सीनियर मिनिस्टर का भी टिकट काट दिए, कई विधायकों का काट दिए। कोई ये मानक कोई नहीं तैयार किस आधार पर टिकट काटा गया। तो कहीं न कहीं हमारे मन में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर एक समाजवादी के मन में ये खौफ है कि नेताजी से जाने क्या करा दिया जाए। वहीं अमर सिंह ने मुलायम अखिलेश के बीच दरार पैदा करने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हम उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में मैं इसलिए नहीं आया हूं कि गतिरोध हो।
अवरोध हो। मैं चाहता हूं समन्वय हो, पिता पुत्र में युक्ति हो, मुलायम सिंह जी का भी सम्मान रहे और अखिलेश का यशस्वी नेतृत्व भी आगे बढ़े। ऐसी कोई राह निकलती है तो उसके समर्थक हम भी हैं और शिवपाल जी भी हैं। इधर दिल्ली में रामगोपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के समर्थन में 212 विधायकों, 56 एमएलसी और 15 सांसदों ने हल्फनामा दिया है और पार्टी के ज्यादातर नेता भी उनके साथ हैं, जिसे चुनाव आयोग के सामने पेश किया जाएगा। सारा रिकॉर्ड है। पार्टी का 90% से ज्यादा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, डेलीगेट सब अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ है। बैठकों के दौर के बीच फिलहाल दोनों गुटों में सुलह के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी सूरत में चुनाव चिन्ह पर अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग को ही करना पड़ेगा। दोनों ही खेमों को अपना समर्थन चुनाव आयोग के सामने प्रमाण सहित 9 जनवरी तक रखना है। साथ ही ज्यादातर चुनावी सर्वों में बोला जा रहा है कि अगर पार्टी टूटती है तो इसका नुकसान अखिलेश और मुलायम दोनों को ही होगा। तो क्या ये कोशिशें पार्टी को टूटने से बचा सकती हैं? लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस ने आज देशव्यापी प्रदर्शन किया। कई जगहों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया तो कहीं पर उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। पार्टी ने सरकार से पूछा है कि नोटबंदी के बाद कितना कालाधन आया और किसानों का कर्ज कब माफ होगा। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता शुक्रवार को सड़कों पर उतरे और जिला कार्यालयों पर नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया। रिजर्व बैंक दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। Right gesture to make to show the concern of the people against all the consequences of demonetization. The Reserve Bank has really let down the country, and its conduct in the planning and execution of this scheme has been deplorable to say the least. The shortage of money. रायपुर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हमारी जो मांग है, राष्ट्रपति का हमने ज्ञापन हम सौंपने कलेक्टर को आए हैं कि आखिर इस देश में कितना पैसा जमा हुआ, दूसरा इसमें कितना काला धन है, तीसरा देश को इससे कितना नुकसान हुआ है 55 दिनों में। पटना में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। प्रधानमंत्री जी ने के एक निर्णय से पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि इस देश के जो किसान मजदूर हैं, जो किसानों का कर्ज है वो माफ किया जाए। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दे चुकी है। पार्टी का आरोप है कि इससे अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त वर्ष 2016-17 में विकास दर में गिरावट का अनुमान है। सरकार के मुताबिक जीडीपी 7.1% की दर से बढ़ेगी और पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी की दर 7.6 थी। रुपए के हिसाब से प्रति व्यक्ति 1 लाख को पार कर गई है, लेकिन इसकी वृद्धि दर में गिरावट आई है। सीएसओ ने शुक्रवार को जीडीपी वृद्धि दर के अग्रिम आंकड़े जारी कर दिए। ये अनुमान कारोबारी साल के पहले 7 महीने के औद्योगिक उत्पादन के आधार पर लगाया गया है। नोटबंदी के असर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सरकार का मानना है कि 8 नवंबर से लागू हुई नोटबंदी के बाद के आंकड़ों से जीडीपी का अनुमान बदल भी सकता है। इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्योंकि यदि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स चेंज करते हैं, बिहेवियरल प्रैक्टिसेस चेंज करती है, हम यदि लेस कैश सिस्टम में जाते हैं तो कई प्रोसेसेस में ओवर टाइम बदलाव आएगा। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 के 7.6% के मुकाबले 2016-17 में जीडीपी 7.1% रहने का अनुमान है। गिरावट की वजह मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर में सुस्ती है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 1.2% के मुकाबले 4.1% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 5.6% की दर से बढ़ेगी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 6.2% थी। जब सारे विश्व में मतलब स्लो डाउन हो रही है और सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी स्लो डाउन हो रही है, तो नेचुरली इंडिया कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। इंडिया स्टिल अमंग द कंट्रीज, आई थिंक इंडिया इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। सीएसओ ने कहा है कि नोटबंदी लागू होने के चलते आंकड़ों का सावधानी से विश्लेषण किया जा रहा है। वहीं 28 फरवरी को तीसरी तिमाही के संशोधित अनुमान जारी किए जाएंगे। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
सुप्रीम कोर्ट ने मैक्सिस के 2G लाइसेंस को किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी है। अगर मैक्सिस के मालिक 27 जनवरी तक कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। मूल रूप से लाइसेंस 2006 में एयरसेल को मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने 2G मामले से जुड़े एयरसेल मैक्सिस सौदे पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने मैक्सिस के 2G लाइसेंस को हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही कंपनी इस लाइसेंस से कोई भी कमाई नहीं कर सकेगी। इतना ही नहीं, मैक्सिस के मालिक आनंद कृष्णन और राल्फ मार्शल 27 जनवरी को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो लाइसेंस रद्द हो सकता है। अभी तो ये अपना स्पेक्ट्रम और शेयर्स वगैरह नहीं बेच सकते। केस को फरवरी में लगाया है, 3 फरवरी को शायद, और बोला है कि भाई सरकार ये बताए कि किस तरह से इनका स्पेक्ट्रम, अगर ये लोग नहीं आते ट्रायल फेस करने, तो इनका स्पेक्ट्रम किस तरह से किसी और कंपनी को ट्रांसफर किया जा सकता है। कोर्ट ने इस आदेश को मलेशिया के अखबारों में छपवाने को भी कहा है। इसके बाद भी मैक्सिस के मालिक नहीं आते हैं तो वो नुकसान की भरपाई का दावा नहीं कर पाएंगे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि विशेष अदालत के बावजूद दोनों आरोपी पेश नहीं हो रहे हैं और स्पेक्ट्रम बेचने पर विचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कनॉट प्लेस को वाहन मुक्त बनाने के फैसले पर कारोबारियों ने कड़ा एतराज जताया है। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही प्रायोजित तौर पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। दिल्ली के कनॉट पैलेस को वाहन मुक्त बनाने की पहल का विरोध तेज हो गया है। सरकार के इस फैसले का व्यापारी संगठन विरोध कर रहे हैं। कारोबारियों का मानना है कि इस कदम से उनके कारोबार को भारी नुकसान होगा। ये कमर्शियल सेंटर रहेगा। कमर्शियल सेंटर में आप देखते हो कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, लोग कैसे आते, सुविधा कैसी होनी चाहिए, किस तरह से इजी होना चाहिए लोगों को आने जाने के लिए। बट ये तो आप नहीं देख रहे ना, यहाँ तो उल्टा देख रहे हैं। आप इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद ही कनॉट पैलेस को वाहन मुक्त बनाने का फैसला लिया गया। I can assure the traders also this will be helpful to them. Their business also will increase. And then with regard to issues raised by some people that hawkers will come and squat, no hawker who is unauthorized will be allowed to squat anywhere. They will all be regularized and a definite place will be fixed for them. इस बीच आम जनता इस फैसले से बेहद खुश है। It's very good. At least pollution will be less. मार्केटिंग वाले जिनको मार्केट जो शॉपिंग वगैरह करने आते हैं उनके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो गाड़ियों के बीच में फंस के रह जाते हैं आधे लोग तो। केंद्र सरकार ने गुरुवार को फैसला किया था कि कनॉट पैलेस के मिडिल और इनर सर्कल को फरवरी से 3 महीने के लिए वाहन मुक्त किया जाएगा। फिलहाल ये व्यवस्था प्रायोगिक होगी। स्मार्ट सिटी के तहत सरकार कनॉट प्लेस को व्हीकल फ्री बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाने जा रही है। सरकार के लिए इसे सफल बनाने के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि नोटबंदी के बाद ये दूसरा ऐसा फैसला है जो सीधे तौर पर जनता से जुड़ा है। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारत ने आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में डालने के लिए एक बार फिर से प्रस्ताव पेश करने का फैसला लिया है। भारत इस पर विचार के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के सदस्य देशों को तैयार करेगा और इस मामले में भारत के पुराने प्रस्तावों की मियाद अब खत्म हो चुकी है। भारत ने मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में शामिल करने के लिए नए सिरे से कोशिश शुरू करने का फैसला किया है। भारत इसके लिए कुछ अन्य देशों को शामिल करना चाहता है। इसमें बोलीविया, इथियोपिया, कजाकिस्तान, स्वीडन और इटली समेत कई देशों को सह प्रायोजक बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये पांचों देश सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य हैं। And we on our side are resolved that we shall not never stop saying this, that we will continue to point out the absurdity of the UNSC, the Security Council 1267 committee. मसूद अजहर के खिलाफ भारत के प्रस्ताव को 1 साल से चीन लगातार तकनीकी कारणों से टलवाता रहा है। पिछले साल जब तकनीकी रोक की मियाद खत्म हुई तो 30 दिसंबर को वीटो लगा दिया गया। चीन इस प्रस्ताव का विरोध करने वाला इकलौता देश है। We really do expect China to hear the voice of the world, not just the voice of India on terrorism. And the voice of the world is heard over and over again, as I said, at many fora. 2-3 बार सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव की मियाद खत्म होने पर संबंधित देश उसे फिर से उठाने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को जारी रखते हुए नए सिरे से प्रस्ताव लाएगा। चीन के अड़ियल रवैये के बावजूद भारत उसे समझाने के अपने प्रयास जारी रखेगा।
पठानकोट हमले में मसूद अजहर के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद भारत के आरोप और ठोस हुए हैं। अब देखना ये है कि चीन आतंकवाद के मसले पे दुनिया के अधिकांश देशों के साथ खड़ा होता है या सुरक्षा परिषद में एक बार फिर अपने को अलग थलग पाता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। तिरुपति में चल रही 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, यहाँ पर दुनिया भर से वैज्ञानिक पहुँचे हुए हैं और किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाए और शोध को लेकर तमाम चिंताएं भी सामने आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मंगलवार से शुरू हुई भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सालाना सम्मेलन में हर दिन लोग अच्छी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच दुनिया भर के नामचीन वैज्ञानिकों की मौजूदगी ने सम्मेलन को बेहद खास बना दिया है। आयोजक भी विज्ञान प्रेमियों की भारी मौजूदगी को कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। जो रिसर्च साइंटिस्ट हमारे यूनिवर्सिटीज़ में काम करें उनके लिए कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पे वो बड़े वैज्ञानिकों के साथ रूबरू हो सकें। तो विज्ञान कांग्रेस का इस मायने में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है और इस बार भी हमें वही देखने को मिला है। वहीं विज्ञान के छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए सम्मेलन को सुनहरे मौके के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ अगर वो जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और ह्यूमन माइक्रोबियोम जैसे विषयों से रूबरू हो रहे हैं। आम जनता के लिए जो विज्ञान के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हैं उसके लिए पूरा इतना बड़ा प्रदर्शनी लगा है और ये अपने आप में बहुत बड़ा आकर्षण है। विज्ञान को बढ़ावा देने के मकसद से 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। 3 जनवरी से शुरू हुआ 104वां सम्मेलन 7 जनवरी तक चलेगा। इसमें 14,000 से ज्यादा वैज्ञानिक और बुद्धिजीवियों के अलावा अलग अलग देशों से 6 नोबेल पुरस्कार विजेता भी हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के आखिरी दिन रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसे विषयों पर व्याख्यान दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफ़र में इतना ही, लेकिन जाते आते बात हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता ओम पुरी की, जिनका निधन हो गया। अपने किरदारों से लोगों के दिलों में राज करने वाले ओम पुरी के निधन पर फिल्म जगत, राजनीतिक हस्तियों ने शोक जताया है। कलात्मक फिल्मों के स्तंभ, थिएटर आर्टिस्ट और मशहूर अभिनेता ओम पुरी नहीं रहे। 66 साल के ओम पुरी का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन हो गया। खबर मिलते ही बॉलीवुड में शोक की लहर फैल गई। दुनिया उनके काम के बारे में जानती है, उनके फन का लोहा मानती है। हर किस्म के सिनेमा में उन्होंने काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया। दूसरे नेताओं ने भी ओम पुरी के निधन पर शोक जताया। बॉलीवुड के तमाम लोगों ने बॉलीवुड में उनके योगदान को याद किया। बहुत मिस करेंगे हम लोग उनको। वेरी गुड सोल, बहुत मतलब उनकी आत्मा बड़ी साफ और बेबाक थी। अक्टूबर 1950 में हरियाणा के अंबाला में जन्मे ओम पुरी ने पुणे फिल्म संस्थान से अभिनय में प्रशिक्षण हासिल किया। उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत घासीराम कोतवाल से की थी। उनकी पहली कामयाब फिल्म अर्ध सत्य थी। इसमें एक युवा पुलिसकर्मी को अपराध और राजनीति के गठजोड़ से जूझता हुआ दिखाया गया था। इसके अलावा आरोहण, आक्रोश, जाने भी दो यारों, मिर्च मसाला में उन्होंने शानदार अभिनय किया। पैसे ही खब्बे हाथ नाल दन्ने हो, मैं तो जो जो खाना है सुकदा ही जानना है। देखो अबे नाटक में ऐसा लिखा है। ओए चलो है, पालन तो कभी हमने अपने बाप की आज्ञा का नहीं किया। ओम पुरी ने अपने फिल्मी सफर में करीब 300 फिल्मों में काम किया। इसमें हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम और हॉलीवुड की फिल्में भी शामिल हैं। उन्होंने कमर्शियल सिनेमा में खलनायक की भूमिका के बाद अपनी कॉमेडी से भी खूब हंसाया। हेरा फेरी, सिंह इज किंग, चाची 420 और मालामाल वीकली जैसी कई फिल्मों में उन्होंने हास्य भूमिकाएं निभाई। भाई साहब, आपके गागल गिर गए। शुक्रिया। और कंचाम, फिर मामा बढ़ा गया मेरे को। उन्हें कई बार फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई फिल्म और दूसरे पुरस्कारों से नवाजा गया। गंभीर भूमिकाओं से लेकर कॉमेडी तक हर जगह ओम पुरी ने अपनी छाप छोड़ी। प्राइम मिनिस्टर बनना है, जिसको देखो खुजली हो रही है। अपने अभिनय के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समझ गए ना?